ईरान ने साबित कर ही दी अपनी ताकत, दुनिया से मनवा ही लिया ईरान ने लोहा। ईरानी क़यादत के फैसलों ने सुपर पावर के गुरूर को खाक कर दिया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें देखिए, ये दोनों तस्वीरें ऐसी तस्वीरें हैं जिनके इर्द गिर्द तमाम दुनिया की खबरें अभी बन रही थी और इन्हीं दोनों तस्वीरों के वजह कर जो हालात बने हैं उसने पूरी दुनिया पर एक अलग तरह का जो है वो मंजर सामने ला दिया था कि किस तरह से दोनों लोग टकरा गए थे जब ईरान पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स गिराए थे। उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो कदम उठाया उससे अमेरिका हैरान हो गया। अमेरिका ने कभी यह सोचा नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि ईरान जैसा छोटा देश जो अमेरिका के मुकाबले में छोटा है, पैसे से छोटा है, ताकत से छोटा है, मिलिट्री पावर से छोटा है, स्ट्रैटेजिक्स में छोटा है, वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने अपने फैसलों से सुपर पावर के गुरूर को खाक कर दिया है। अमेरिका ने आखिरकार मान लिया है कि ईरान में है दम। पेंटागन ने कहा, जी हां, जो पेंटागन अमेरिका के दिफाई निजाम का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, पेंटागन ने कहा कि ईरान के हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है। यह मान लेने अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ईरान के हमले से, ईरानी मिसाइलों के हमले से नुकसान पहुंचा है। यह पेंटागन ने माना है कि ईरानी मिसाइलों के हमले से अमेरिका के एयर बेस को नुकसान पहुंचा है। पेंटागन यह कह रहा है, साबित हुआ कि ईरान ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि हमला करके दिखाया। यह साबित हो गया, यह साबित हो गया कि ईरान सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता भी है। ईरान ने यह कहा था कि हमारा अंजाम चाहे जो हो, हम मौत से नहीं डरते, हम शहीद होने से नहीं डरते, शहादत तो हमारी विरासत है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो है ईरान अमेरिका का बहुत बड़ा एक बेस था, इसी अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो जो एयर बेस पर जो संचार तंत्र था, एक गोल सा गुंबद जो भी आपको हमने दिखाया, उसे ईरान के मिसाइल हमले में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और यही वो बात है जिससे वजह कर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो परेशान हो गया। अमेरिका को लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा हमला हो जाएगा। इस्राइल बनाम ईरान जंग के वाकयात को भला कौन भूल सकता है। दुनिया ने देखा और हमने आपको दिखाया, हमने कई वीडियोस बनाए, कई शोज बनाए, आपको दिखाया कि जंग के आगाज के दौरान लोगों की सोच क्या थी और जंग के दौरान किस तरह से दुनिया भर के लोगों की सोच बदलती चली गई। मिड ईस्ट में खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने वाला इस्राइल कैसे ईरान के हमले को दुनिया से छुपाता रहा। ईरान के मिसाइल से जो हमले हुए हैं इस्राइल को, इस्राइल उसे छुपाता रहा। ईरानी मिसाइलों से इस्राइली शहरों को जो तबाही पहुंची उस पर चादर डालने की नाकाम कोशिश करता रहा। कौन? इस्राइल। और इस्राइल को साथ मिलता रहा किसका? अमेरिका का। और इस्राइल के हमले के समर्थन में ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले कर दिए। B-2 बॉम्बर जो कहा जाता है कि बंकर बस्टर्स बम जो गिराता है, जिसने ईरान के 3 न्यूक्लियर मराकज पर हमले किए थे। उसमें नतांज था, उसमें फर्दो था और उसमें इस्फहान था। इन तीनों न्यूक्लियर मराकज पर जैसे ही हमला हुआ तो चूंकि अली खामनई ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे दुश्मन इस्राइल पर जो हमला करने में मददगार होगा, यानी इस्राइल पर अगर हम हमले कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई इस्राइल की मदद करेगा तो हम उस पर भी हमला करेंगे। ये अली खामनेई ने कहा था, ये अली खामनेई ने कहा था, आयतुल्लाह अली खामनेई ने। आप देखें इन्हें, ईरान के रहबर आला, इन्होंने ऐलान किया था कि चूंकि इस्राइल ने हम पर जंग थोपी है, चूंकि इस्राइल ने ईरान पर हमला किया है, तो ईरान उसे न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उसे सजा भी देगा। और अगर इस असना में, अगर इस दौरान इस्राइल की कोई मदद करता है, ईरानी हमले से बचाव के लिए इस्राइल की कोई मदद करता है, या इस्राइल के साथ हमले में कोई मुल्क शामिल होता है ईरान के खिलाफ, तो ईरान उसे भी जवाब देगा। ईरान उस पर भी, उसके भी इंटरेस्ट पर, उसके भी अहदाफ पर निशाना साधेगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यह आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था और वही आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह करके दिखा दिया। क्या किया? आयतुल्लाह अली खामनेई के फैसलों के बाद क्या हुआ? 23 जून को मिड ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, उनमें से सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कहां पर है? कतर में। कतर के दोहा से करीब अल उदैद नाम का मिलिट्री बेस अमेरिका का मिड ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है।
मिलिट्री बेस अमेरिका के, जहां अमेरिका की फौजी रहते हैं, जहां अमेरिका के फाइटर जहाज रहते हैं, जहां अमेरिका के साजो सामान रहते हैं, जहां अमेरिका के हथियार रहते हैं, जहां अमेरिका के बहुत सारे दूसरे चीजें रहती है, मिसाइल रहते हैं, तो उस पर जो कि सबसे बड़ा बेस था अमेरिका का बेस मिड ईस्ट में, वो था कतर के अल-उदैद में। कतर के अल-उदैद में ईरान ने हमला कर दिया था 23 जून को। शुरू में अमेरिका ने यह कहा कि यह बहुत मामूली हमला है और हमें तो पहले से पता था और हमने तमाम जो मिसाइल थे उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन क्या होता है, लेकिन तकरीबन 2 हफ्तों के बाद पेंटागन ने यह माना, पेंटागन ने तस्दीक की कि ईरान की जानिब से किया गया बैलिस्टिक मिसाइल हमला कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब वाक़ अल-उदैद एयरबेस पर हुआ, जहां अमेरिकी फौज का मरकजी कमांड यानी हेडक्वार्टर कायम है। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल के मुताबिक हमले से बेस पर मौजूद आलात और तंसीबात को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह माना गया, यह कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। हालांकि बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ने सैटेलाइट तस्वीर का, बार बार जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी फिर दिखाएंगे, सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया करते हुए इंकशाफ किया कि हमले में एक जियोडिस्क डोम, जी हां, उसे नुकसान पहुंचा है और यह अमेरिकी अफवाज के महफूज मवासिलाती निजाम यानी संचार तंत्र जो कहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा धक्का था, चूंकि उसके लिए इस्तेमाल होता था। यह हमला कब हुआ था? 23 जून को। उस वक्त किया गया था जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर मकामात पर फजाई हमले किए थे। उसके बाद ईरान ने अल-उदैद बेस को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने कहा था कि अगर आप या कोई भी मुल्क अगर इसराइल के साथ मिलकर हमले करता है तो हम उसको भी जवाब देंगे, और ईरान ने यह किया। सवाल उठ रहे थे, क्या ईरान ने सिर्फ धमकी देने के लिए बातें कही हैं? क्या ईरान बड़बोलापन दिखा रहा है? क्या ईरान ने बड़ी बड़ी बातें? ये वो तस्वीर देखिए, ये दिखा रहा हूं आपको। आप ये देखिए, ये पहले था, हमले के बाद क्या हाल हुआ है देखिए, यहां धुआं धुआं नजर आ रहा है आपको इस दायरे के अंदर, देखिए। और ये देखिए हमले से पहले का निशाना, यही जो गोल दायरा है, जो डोम था, उसी पर फख्र था। संचार तंत्र को निशाना बनाया है। हमले के फौरन बाद अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में जंग बंदी अमल में आई और 12 रोज ईरान से इसराइल जंग का खत्म हो गया। इस हमले के बाद जब ईरान ने यूएस के बेस पर कतर में निशाना बनाया, तो उस हमले के बाद ही फिर सीज फायर हुआ है। क्या उत्तर कोरिया रूस को हथियार पहुंचा रहा है? किम जोंग रूस को समर्थन क्यों दे रहे हैं? क्या रूस उत्तर कोरिया का नया गठबंधन अमेरिका और नाटो के लिए खतरा बन सकता है? दरअसल उत्तर कोरिया और रूस के रिश्तों ने अब एक नए गहरे मोड़ ले लिए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच किम जोंग उन ने रूस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान ये वादा सामने आया है। किम जोंग ने न सिर्फ रूस की सेना की तारीफ की, बल्कि यूक्रेन युद्ध को रूसी गरिमा की रक्षा से भी जोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक भाषा है या इसके पीछे कोई सैन्य गठजोड़ भी है? क्या उत्तर कोरिया रूस को हथियार दे रहा है? और क्या ये नया गठबंधन अमेरिका और नाटो के लिए चुनौती बन सकता है? इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे उत्तर कोरिया क्यों रूस के साथ खड़ा है, उसकी रणनीति क्या है, इसका एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। उत्तर कोरिया और रूस के बीच संबंध सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह युद्ध समर्थन की दिशा में जा चुका है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव उत्तर कोरिया पहुंचे, जहां किम जोंग उन ने रूसी युद्ध नीतियों को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। ये बयान ऐसे समय में आया जब रूस यूक्रेन युद्ध में गहरे फंसा है और पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया ने न सिर्फ राजनीतिक रूप से रूस के साथ खड़ा है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी नया आकार दे दिया है। किम ने खुले तौर पर कहा कि रूस के सभी सैन्य और राजनीतिक कदमों का समर्थन करेंगे, क्योंकि वे यूक्रेन संकट की जड़ से निपटने की कोशिश में हैं। किम जोंग उनकी ये घोषणा कि वह रूस को हर हाल में समर्थन देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा संकेत है। ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि युद्ध सहयोग है। किम ने यह भी कहा कि रूस की सेना और जनता अपने देश की रक्षा में पूरी ताकत से लड़ रही है। ये बातें उन्होंने रूसी मंत्री से मुलाकात के दौरान कही। इस समर्थन में हथियार, मिसाइलें और यहाँ तक कि सैनिकों की तैनाती तक की बातें सामने आई हैं। यहाँ तक कि 600 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत की रिपोर्ट के बावजूद किम का रुख नहीं बदला। अब ये बताता है कि उत्तर कोरिया इस युद्ध को व्यक्तिगत और वैचारिक लड़ाई मान रहा है, जिसमें उसका समर्थन रूस के साथ अडिग रहेगा। रूस और उत्तर कोरिया अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। दोनों देश अब मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी का विरोध करते नजर आए। प्योंगयांग में हुई बातचीत में ये साफ कहा गया कि वे अमेरिका और नाटो जैसे संगठनों की कोशिशों का मिलकर मुकाबला करेंगे। लावरोव और किम के बीच ये स्पष्ट समझ बनी कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय दबावों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे।
इससे साफ हो गया है कि ये सहयोग सिर्फ यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल जाएगा। ये दोनों देश अब वैश्विक मंच पर एक नए ध्रुव की तरह उभर रहे हैं। लावरोव का उत्तर कोरिया दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि इसके पीछे बड़ा संदेश छिपा है। लावरोव ने कहा कि रूसी पर्यटकों के लिए जल्द ही कपाट खोले जाएंगे, यानी जल्द ही रूसी पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। लेकिन असली संदेश ये था कि रूस और उत्तर कोरिया अब अपने संबंधों यानी अपने रिलेशंस आम जनता तक भी विस्तारित कर रहे हैं। पर्यटन के जरिए आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि दोनों देशों की जनता के बीच भी नजदीकी बढ़ाई जा सके। ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का मकसद सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि दो राष्ट्रों की साझा विचारधारा को मजबूत करना है। उत्तर कोरिया ने रूस के समर्थन में जो सैनिक भेजे थे उसमें से लगभग 600 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद किम जोंग उन ने न सिर्फ अफसोस जताया बल्कि राजनीति भी बदल ली। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि किम रूस के समर्थन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी यूक्रेन संकट के मूल कारण से निपटने के लिए जरूरी है। जहां एक और पश्चिमी देश इसकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं उत्तर कोरिया इसे पायस पर्पस यानी अच्छा मकसद का हिस्सा मान रहे हैं। यह बयान साफ दर्शाता है कि उत्तर कोरिया युद्ध की कीमत समझते हुए भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे रूस को न सिर्फ समर्थन बल्कि हौसला भी मिल रहा है। किम जोंग उन और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की मुलाकात सिर्फ दोस्ताना नहीं बल्कि स्पष्ट राजनीतिक संदेश से भरी है। इस बैठक में किम ने कहा कि उत्तर कोरिया रूस की हर कार्रवाई का समर्थन करता रहेगा। बातचीत के दौरान उन्होंने बीते साल व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई शिखर वार्ता को याद करते हुए कहा कि उस पर ईमानदारी से अमल करना चाहिए। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस बैठक का समय और जगह बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी ताकि पश्चिमी देशों को संदेश दिया जा सके कि रूस अकेला नहीं है। किम ने यह भी कहा कि रूस और उत्तर कोरिया वैश्विक मंच पर मिलकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके हित और लक्ष्य एक जैसे हैं। उत्तर कोरिया और रूस के इस गठजोड़ से सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका और नाटो देशों की हो रही है, खासकर तब जब किम ने खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने की बात कही। उत्तर कोरिया अब सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं कर रहा बल्कि सैनिक और सैन्य रणनीति का भी साझेदार है। ये गठबंधन अमेरिका के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नई चुनौती बनकर उभरा है। किम और लावरोव दोनों ने अपनी बैठक में साफ कर दिया है कि वो बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बयान अमेरिका और नाटो को सीधा जवाब मान रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये गठबंधन भविष्य में एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की जल्द होने वाली संभावित मुलाकात को इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। लावरोव ने किम से कहा कि राष्ट्रपति पुतिन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के इच्छुक हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और उत्तर कोरिया अब रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप देने की तैयारी में है। ये मुलाकात सिर्फ सैन्य सहयोग को और गहरा करेगी बल्कि वैश्विक मंच पर दोनों देशों की एकजुटता भी मजबूत करेगी। किम की ओर से पुतिन को दोस्ताना संदेश भी भेजा गया जो बताता है कि व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पर यह गठजोड़ कितना गहरा हो चुका है।